से ठंडी वस्तु की तरफ अपने आप होता है ना। लेकिन अगर ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा ले जाना है तो हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। यही है सेकंड लॉ। तो सिंपल ऐसे याद रख लेना कि ये सेकंड लॉ है भाई साहब। थर्ड लॉ देखो क्या बोलता है। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि भाई थर्ड लॉ क्या होता है कि भाई जो थर्ड लॉ बोलता है, जीरोथ लॉ पे हम लोग आगे, थर्ड लॉ बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल की एंट्रोपी मतलब समझते हैं ना, रैंडमनेस। जैसे मान लिया कि कोई गैस किसी सिलेंडर में है, तो कोई गैस किसी सिलेंडर में है, तो कोई गैस जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स आवारा होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, एक जगह चैन से नहीं रहता, क्योंकि इनके बीच आकर्षण होता नहीं है, कम होता है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच काफी आकर्षण होता है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं, एटम्स फिक्स होते हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं तो घूमते हैं, है ना, लेकिन इसमें बहुत दूर दूर होते हैं तो इसके एटम्स घूमते रहते हैं। तो इसको एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा ये आवारागर्दी करेगा, एंट्रोपी उसकी उतनी ज्यादा रहेगी। जितना ज्यादा ये घूम फिर रहा है, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा रहेगी। लेकिन देखो एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप, समझ में आता है? परम शून्य ताप वह ताप होता है जिससे न्यूनतम ताप पॉसिबल नहीं होता है। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो, है ना, एब्सोल्यूट जीरो। परम शून्य ताप का मतलब होता है कि वह ताप जिससे कम तापमान पॉसिबल नहीं है, और वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री से कम तापमान पॉसिबल नहीं है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो कोई भी क्रिस्टल है उसको हम इतना ठंडा कर दें, एब्सोल्यूट जीरो के करीब चले जाएं उसको लेकर, तो उसके मॉलिक्यूल का मोशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। मॉलिक्यूल का मोशन रुक जाएगा, यानी उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। तो बोलता है कि एब्सोल्यूट जीरो पर क्रिस्टल की एंट्रोपी जीरो होती है, जीरो होती है। यह है आपका थर्ड लॉ। तो बस ऐसे स्टेटमेंट याद कर लेना है इसको कि थर्ड लॉ कहता क्या है, थर्ड लॉ कहता क्या है, ठीक है। चलिए, तो एब्सोल्यूट जीरो पर मतलब इतना टेंपरेचर तक हम कूल कर देंगे किसी क्रिस्टल को, तो उसका सारा एटम बेचारा चुपचाप से पड़ा रहेगा, जो इधर उधर भाग रहा था ना, एक जगह रुक जाएगा, एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। एंट्रोपी मतलब आवारापन, एंट्रोपी मतलब आवारापन, डिग्री ऑफ रैंडमनेस जिसको बोलते हैं। रैंडम मोशन में है ना, इधर उधर घूम रहा है, हम ठंडा कर दे तो आदमी सब अपना घर में चुपचाप से बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता? अभी कुछ दिन में रात तक लोग यहां चलते फिरते रहते हैं दिल्ली में, लेकिन ज्यादा सर्दी पड़ेगी देखिएगा गलियां सन्नाटा हो जाती हैं, चुपचाप से सब पड़ा हुआ है। तो वही बोल रहा है कि भाई एब्सोल्यूट जीरो पर मतलब परम शून्य ताप पर क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, चुपचाप से बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको समझना नहीं है, याद रखना है, बस याद कर लीजिएगा कि ये थर्ड लॉ है ना, कि एब्सोल्यूट जीरो पर मतलब इस तापमान पे आकर इतना ठंडा कर दें हम, तो कोई भी पदार्थ है उसके अंदर जो एटम है वो चुपचाप एक जगह सिकुड़ जाएगा, बैठा रहेगा, है ना। तो बस इतना याद रखना है, ये है थर्ड लॉ। उसके बाद एक होता है उष्मागतिकी का शून्यवां नियम। ये क्या बोलता है कि जैसे कोई सिस्टम है ए, कोई बॉडी है ए, और ये है कोई बॉडी बी। देखो शून्यवां नियम क्या बोलता है, और ये है तीसरी बॉडी सी। क्या है? तीसरी बॉडी सी। अब ये पहली बॉडी तीसरी बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जैसे मान लिया इन दो बॉडी को हमने कनेक्ट कर दिया, ए और सी को कनेक्ट कर दिया, तो मान लिया कि इसका टेंपरेचर ज्यादा है, इसका टेंपरेचर कम है, तो हीट जो है इधर से इधर कुछ समय तक फ्लो करेगी, और फिर दोनों का टेंपरेचर सेम हो जाएगा, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो एक बॉडी ए है जो तीसरी बॉडी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऊष्मीय साम्य में है, और बी भी सी के ऊष्मीय साम्य में है ना। ये दोनों भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए को सी से कनेक्ट कर दिया तो दोनों का टेंपरेचर कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। और बी को सी से कनेक्ट कर दिया तो कुछ देर के बाद इन दोनों का टेंपरेचर भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। होगा कि नहीं? जैसे मान लिया कि ए और बी दो बॉडी है और दोनों का टेंपरेचर अलग अलग है, दोनों को कनेक्ट कर दे तो कुछ देर के लिए हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ फ्लो करेगा, और फिर दोनों का टेंपरेचर समान हो जाएगा तो हीट का फ्लो बंद हो जाएगा। दोनों का टेंपरेचर अगर समान हो गया तो हम कहते हैं कि बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऊष्मीय साम्य अवस्था में है। तो देखो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या बोलता है कि एक वस्तु ए जो सी के ऊष्मीय साम्य अवस्था में है, और दूसरी बॉडी बी भी ऊष्मीय साम्य में है सी के, तो ये दोनों भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यह है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। एक बॉडी ए जो है वो सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इन दोनों का टेंपरेचर भी क्या होगा? सेम होगा। यह है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। क्या? ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है ये। इसको याद रख लेना है जस्ट, कि अगर कोई वस्तु ए सी के ऊष्मीय साम्य अवस्था में है, बी भी सी के ऊष्मीय साम्य अवस्था में है, जैसे ए को बी से कनेक्ट कर देंगे, कुछ देर के बाद इन दोनों का टेंपरेचर सेम हो जाएगा। बी को सी से कनेक्ट कर देंगे तो बी और सी का टेंपरेचर भी सेम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ए सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे? ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। तो बस इतना याद रख लेना है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या बोलता है कि एक वस्तु, एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी और तीसरी बॉडी है सी, तो बॉडी ए और सी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। तो इसको समझना नहीं, याद रखना है। तो जब दो निकाय यानी दो वस्तु किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में हो, तो दोनों निकाय आपस में भी एक दूसरे के ऊष्मीय साम्य अवस्था में रहेंगे। कोई शक है? तो इसको बोलते हैं क्या? ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया है कि अगर कोई वस्तु या कोई निकाय
किसी तीसरी वस्तु के ऊष्मीय साम्य में है ना। तो दो निकाय किसी तीसरी बॉडी के ऊष्मीय साम्य में है, तो ये दोनों भी आपस में ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। कोई शक? तो ऐसे इसको याद कर लीजिए बस, ठीक है, ज्यादा दिमाग पर टेंशन देने की जरूरत नहीं है। ये 11th के टॉपिक्स हैं। एक चीज और चलते चलते याद रख लीजिएगा, ट्रिपल पॉइंट। त्रिक बिंदु क्या होता है? त्रिक बिंदु वह तापमान और दाब होता है, वह तापमान और दाब होता है, वह तापमान और दाब होता है, वह टेम्परेचर और प्रेशर जिसपे पानी तीनों अवस्थाओं में मौजूद होता है, तीनों अवस्थाओं में मौजूद होता है। यानी पानी लिक्विड स्टेट में भी रहेगा, पानी सॉलिड स्टेट में भी रहेगा और गैसियस स्टेट में भी रहेगा, है ना। तो वह तापमान और दाब जिस तापमान और दाब पर पानी तीनों ही अवस्थाओं में को एग्जिस्ट करेगा, यानी द्रव अवस्था में भी पानी है, ठोस अवस्था में भी है और गैस अवस्था में भी है, उस ताप और दाब को ट्रिपल पॉइंट बोलते। आया समझ में? वह तापमान और दाब जिस पर पानी तीनों ही अवस्थाओं में को एग्जिस्ट करता है, तीनों ही अवस्थाओं में आपको मिलेगा, यानी पानी लिक्विड स्टेट में भी है, सॉलिड स्टेट में भी है, गैस स्टेट में भी है। और देखिए वो टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है? टेम्परेचर होता है 0.1 डिग्री सी, प्रेशर होता है 458 mm। यानी हम पानी का टेम्परेचर कितना रखें? 0.1 डिग्री सी, और प्रेशर वहां पे कितना मेंटेन करें? 458 मिलीमीटर प्रेशर मेंटेन करें, तो पानी तीनों ही अवस्थाओं में मिलेगा आपको, तीनों ही अवस्थाओं में मिलेगा, है ना। तो ये एक यूनिट में हो गई। जैसे अगर हम सेल्सियस में बात करेंगे तो सेल्सियस इतना, फारेनहाइट में बात करेंगे तो इतना फारेनहाइट, 273.16 केल्विन और 611.2 पास्कल। पास्कल भी प्रेशर का ही होता है यूनिट, है ना। तो पानी तीनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट करेगा। तो वह तापमान और दाब जिस पर तरल, ठोस और गैसीय जल साथ साथ रहते हैं त्रिक बिंदु कहलाते हैं। बस इतना याद रखना है आपको। हाँ, तीनों ही अवस्थाओं में पानी एग्जिस्ट करेगा, बात रही है समझ में। तो वह तापमान और दाब जिस पर पानी तीनों ही अवस्थाओं में आपको मिलेंगे, उस ताप और दाब को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। जैसे पानी का ट्रिपल पॉइंट कितना है? डिग्री सेल्सियस और मिलीमीटर में 0.1 डिग्री सेल्सियस और 4.58 मिलीमीटर। केल्विन में 273.16 केल्विन पे रखें पानी को, और दाब कितना रखें? 611.2 पास्कल दाब रखेंगे, तो पानी तीनों अवस्थाओं में को एग्जिस्ट करेगा। तो द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच अ सब्सटेंस जनरली हम वाटर को ले रहे हैं यहां पे, अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन द लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। कोई शक? कोई शक है? अब एक लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जिसको हम कृष्ण पिंड या कृष्णिका विकिरण के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वह बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को अवशोषित कर ले, वह बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम विकिरणों को अवशोषित कर ले, किसी को भी परावर्तित ना करे, ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो सिंपल याद रखना, ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक ऐसी वस्तु जिस पर हम कोई भी रेडिएशन डालें, कोई भी विकिरण डालें, चाहे वो ये लाइट हो, चाहे वो एक्सरे हो, गामा रेज हो, कोई भी हो, जितना भी रेडिएशन उस पर डालें उस सबको अवशोषित कर लेगा, किसी को भी परावर्तित नहीं करने देगा। ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो वह वस्तु जिस पर जब कोई विकिरण, कोई रेडिएशन आपतित होती है, तो वह संपूर्ण विकिरणों को अवशोषित कर देता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता, उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्या? आपका ब्लैक बॉडी। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में लोग डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो अगर हम बात करें समर, तो समर में लोग, यानी गर्मी के मौसम में लोग जो है आपको व्हाइट कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं। लेकिन विंटर में लोग, सर्दियों के मौसम में लोग जो है वो डार्क कलर के कपड़े क्यों पसंद करते हैं? जैसे अभी मैंने डार्क पहना हुआ है ना, डार्क पहना हुआ है। क्यों पहना हुआ है? ये भी डार्क है, ये भी डार्क है। क्यों पहना हुआ है? क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं ना, वो ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। और व्हाइट कलर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। व्हाइट अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है और ब्लैक अपने ऊपर आने वाली तमाम रेडिएशन को अवशोषित कर लेता है। तो सफेद रंग ऊष्मा विकिरणों का खराब अवशोषक होता है और अच्छा परावर्तक होता है, जबकि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और खराब परावर्तक होता है। इसलिए हल्के रंग के कपड़े गर्मी में और गहरे रंग के कपड़े सर्दी में आपको बढ़िया एहसास दिलाते हैं, है ना, बढ़िया एहसास दिलाते हैं। तो डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है, व्हाइट कलर हीट को परावर्तित कर देगा। तो गर्मियों में जो है वो व्हाइट कलर आपको कंफर्टेबल महसूस कराएगा और सर्दियों में ये डार्क कलर के जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल महसूस कराएगा। ठीक है। अच्छा, जो एक याद कर लीजिएगा एक चीज और कि जो क्लाउडी नाइट्स होते हैं, है ना, जैसे क्वेश्चन पूछा गया
कि जो बादलों वाली रात होती है वो साफ रात की तुलना में अधिक क्यों गर्म होती है। जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी सर्दियां हैं, लेकिन जिस रात अगर बदली छा जाती है, बादल आ जाते हैं, तो वो रात ज्यादा गर्म होती है। तो ये बादल वाली रात ज्यादा क्यों गर्म होती है? क्योंकि देखो दिन के समय तो आपकी पृथ्वी ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है, और रात के समय ऊष्मा को क्या करेगी, छोड़ेगी। रात के समय ऊष्मा को छोड़ेगा, तो ये जो बादल है ना ऊष्मा को परावर्तित करके वापस पृथ्वी पे भेज देता है। तो ये जो बादल है ना, ये बादल जो है ऊष्मा को क्या करता है, परावर्तित करके पृथ्वी पर भेज देता है। इसलिए बादल वाली जो रात होती है वो थोड़ी ज्यादा गर्म होती है कि नहीं? तो बादलों वाली रात साफ रात की तुलना में अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल वाली रात में पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरणों को परावर्तित कर देते हैं, वापस परावर्तित करके पृथ्वी पर भेज देते हैं। कोई शक है जी? क्या हो गया? मुजम्मिल आज लेट हो गया क्यों भाई, कहां मसरूफ थे आप? सो दिस इज ऑल अबाउट योर हीट माय डियर फ्रेंड्स। हीट खत्म हो गया, अब हम अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे, मिसलेनियस, बहुत सारा टॉपिक उसमें हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए हम देख लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी, है ना। तरल यांत्रिकी से पहले कुछ चीजें हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट के तौर पे बताना चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड वो होता है जो बहता है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? वो जो बहता है। फ्लूइड मतलब वह जो बहता हो। तो बहती है हवा भी और बहता है पानी भी। बहती है हवा भी, बहता है पानी भी, है कि नहीं? यानी कि हवा क्या है, गैस है, और पानी क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड और गैस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड यानी द्रव और गैस, तो दोनों ही बहते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड मतलब जो बहता है उसको तरल कहते हैं। तो तरल का अर्थ होता है बहने वाला। भौतिकी में तरल की श्रेणी में आपका द्रव आता है और गैस, दोनों ही आते हैं। तो जैसे ही मैं फ्लूइड बोलूंगा ना, तो आप समझ लीजिएगा ये दोनों की बात हो रही है, लिक्विड की भी बात हो रही है, गैस की भी बात हो रही है कि नहीं? कोई शक है? अब एक चीज होती है डेंसिटी। आपने पढ़ा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है? डेंसिटी होता है कि भाई यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, होता है कि नहीं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान छुपा हुआ है, वो कहलाता है उसकी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व, कोई पदार्थ कितना घना है ये बताता है घनत्व। घनत्व मतलब क्या, कितना डेंसर है। डेंसिटी क्या है? जैसे देखो, हमने समान आयतन लिया है, दो वस्तु का समान आयतन लिया है, और इसमें मान लिया कि इतना एटम है, इतना एटम है, और इसमें देखो इतने एटम्स हैं, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? इक्वल वॉल्यूम लिया है, समान आयतन है, उसमें इतना द्रव्यमान है, उसमें इतना द्रव्यमान है, तो जिसमें ज्यादा द्रव्यमान होगा वो ज्यादा घना होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे ना, तो ये ज्यादा डेंसर होगा, ज्यादा डेंसर होगा कि नहीं? तो डेंसिटी बताती है कि कोई सब्सटेंस कितना घना है। और डेंसिटी को हम कैसे व्यक्त करते हैं, मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान छुपा हुआ है। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो ज्यादा डेंसर होगा ना, मॉलिक्यूल पास पास होंगे, ज्यादा घना होगा, और कम है मास तो कम घना होगा। तो डेंसिटी हमें बताती है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस के बारे में, कि किसी भी सब्सटेंस में उसके जो कण है, उसके जो एटम है, वो कितने पास पास हैं या कितने दूर दूर है ना। तो डेंसिटी होती है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसी तरल के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को, या हम बोल सकते हैं किसी पदार्थ, सिंपल कर सकते हैं, किसी पदार्थ कर दें तो ज्यादा बेटर होगा, सिर्फ तरल नहीं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। अर्थात घनत्व इस बात का सूचक है या मापन है कि भाई इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान छुपा हुआ है, इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान छुपा हुआ है। तो ये डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस के बारे में बात करता है, ठीक है। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस के बारे में क्या करता है, बात करता है, ठीक है। देखिए यहां पे सेम आयतन लिया है, यहां पे देखो मास ज्यादा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है दोनों का, आयतन क्या है, नियत है, तो मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगा, मास कम है तो डेंसिटी कम होगी। तो डेंसिटी जो होती है वो होती है मास बटा वॉल्यूम। ये स्केलर होती है कि वेक्टर होती है, ये होती है स्केलर, अदिश राशि होती है। एसआई यूनिट बता दो जरा, एसआई यूनिट देखो, डेंसिटी क्या होती है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का कितना हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा होगा ना। तो एसआई मात्रक हो गया केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस बता दीजिए जरा, सीजीएस यूनिट। तो यहां पे बस ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे, जिसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं, सीसी भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह एक अदिश राशि होती है। वाटर का कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व, ये क्या होता है,
आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी, आरडी। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ का घनत्व बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व। तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आरडी कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व हमें यह बताता है कि वाटर के रिस्पेक्ट में कोई सब्सटेंस कितना डेंसर है, वाटर के रिस्पेक्ट में कोई सब्सटेंस कितना डेंसर है। जैसे अगर मान लिया किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 1 है ना, किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 1 है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी सब्सटेंस की बराबर है वाटर की। ये रेशियो 1 कब आएगा? जब जितना वाटर की डेंसिटी हो उतना ही उस पदार्थ की डेंसिटी हो, तो ये रेशियो 1 आएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी 1 कहने का मतलब पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, है ना। तो वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कोई सब्सटेंस कितना डेंसर है, कितना घना है, ये बताता है आपका आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे किसी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी 1 है, मतलब पदार्थ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर है। अगर हम कहें कि रिलेटिव डेंसिटी जो है आरडी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है? ये 1 से ज्यादा कब आएगा? जब डेंसिटी सब्सटेंस की ज्यादा हो वाटर की डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से। तो किसी पदार्थ का रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि भाई वाटर से ज्यादा घना है, वो वाटर से ज्यादा घना है। और अगर रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 1 से कम है, आरडी जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मैं कहूं कि भाई रिलेटिव डेंसिटी 1 है, रिलेटिव डेंसिटी 1 है मतलब जितना सब्सटेंस की डेंसिटी है उतना ही वाटर की डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी 2 कहने का मतलब क्या है? रिलेटिव डेंसिटी 2 कहने का मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस वाटर से 2 गुना ज्यादा डेंसर है ना। सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो 2 गुना ज्यादा है, किसकी? वाटर की डेंसिटी से 2 गुना ज्यादा है। तो रिलेटिव डेंसिटी 2 कहने का मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 2 गुना अधिक है। 2 गुना है, मतलब 2 गुना है, अधिक नहीं 2 गुना है। रिलेटिव डेंसिटी 3 कहने का मतलब क्या है? वाटर की डेंसिटी से वो सब्सटेंस 3 गुना ज्यादा डेंसर है ना। जैसे ये रेशियो 2 कब आएगा? जब इसका डबल हो और इसका क्या हो, इससे डबल हो। मान लिया इसका है 6 और इसका है 3, तो ये रेशियो 2 आएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी 1 कहने का मतलब बराबर है, रिलेटिव डेंसिटी 2 कहने का मतलब 2 गुना है वाटर से डेंसर, 3 कहने का मतलब 3 गुना डेंसिटी है इसकी, 4 है तो 4 गुना डेंसिटी है। मतलब कहने का मतलब रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी। रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है मतलब वाटर की डेंसिटी से कम होगी सब्सटेंस की डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें यह बताता है कि वाटर के रिस्पेक्ट में कोई सब्सटेंस कितना घना है, कितना घना है। अच्छा, इसकी यूनिट बता देंगे आप? रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट कितनी होगी? रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट कितनी होगी? यूनिट क्या होगी? ये पूछा गया सवाल। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होती है, इकाई रहित है, ये कोई इकाई नहीं होती। क्योंकि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी केजी मीटर पर क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, तो यूनिट लेस होगी। हाँ, यूनिट नहीं होती, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई जो है वो नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती। तो इस बात को हमने यहां पे लिख दिया है। यदि किसी पदार्थ या तरल का आपेक्षिक घनत्व का मान 1 से कम है तो इसका अभिप्राय है कि वह पदार्थ जल से कम सघन है। यदि किसी पदार्थ का द्रव आपेक्षिक द्रव जो है वो 1 है तो वह पदार्थ जल के जितना सघन है। यदि किसी तरल या पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व का मान 1 से अधिक है मतलब वह पदार्थ या तरल जल से अधिक सघन है। ठीक है, ये सारी कहानी लिख दी मैंने। अरे कोई शक है क्या? बायोलॉजी की क्लास शेड्यूल नहीं आया है क्या आपके पास? लेट मी चेक, मुझे देखने दो, मुझे पता नहीं है। मेरे पास शेड्यूल आता है तो बस मैं पहली क्लास देख लेता हूँ कि कब से हमारी क्लास है। तो अभी आपकी जो क्लास चल रही है वो 12 से 1 हो रही है ना फिजिक्स की, और 1 से 2 चलेगी बायो की। हाँ नहीं, नोट्स इसको क्यों करना है? वो कॉन्सेप्ट आ गया ना दिमाग में। अरे भाई, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में कोई सब्सटेंस कितना घना है यही तो बतला रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर का दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो सिल्वर का दे रखा है कितना? 10.8। देखो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। और डेंसिटी है वाटर का कितना? वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सीजीएस में कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछ रहा है कि डेंसिटी सिल्वर की क्या होगी? सिल्वर की डेंसिटी क्या होगी? निकालिए, सिल्वर की डेंसिटी क्या होगी निकालना है आपको। ठीक है, सिल्वर की डेंसिटी क्या होगी? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 9th क्लास एनसीईआरटी में दिया गया है, बना लीजिए आप लोग। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है। यदि पानी का घनत्व 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है तो भाई चांदी का घनत्व निकालिए। एसआई में चांदी का घनत्व निकालिए। तो अभी आपने पढ़ा है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां पे रिलेटिव डेंसिटी किसका दे रखा है? सिल्वर का। तो रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर का क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होगा कि नहीं? सब्सटेंस में यहां कौन है? सिल्वर है।
तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर का सिंबल क्या होता है? एक ही होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर का क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना? सिल्वर का घनत्व बटा जल का घनत्व। अब देखो यहां पे दे रखा है आपका डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना दे रखा है, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है 10.8 बराबर कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सिल्वर तो आपको निकालना ही है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू 10 टू द पावर 3। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना हो गया? 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, इतना हो गया। और क्या? कोई शक? तो आसान सा सवाल। अब आ जाइए प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बटा एरिया होता है। दाब क्या होता है? फोर्स बटा एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाते हैं आप, वो दाब उत्पन्न करता है। जैसे मान लिया कि मैं इसको ऐसे पुश कर रहा हूं, ऐसे पुश कर रहा हूं, मैंने फोर्स लगाया मान लिया 10 न्यूटन, और ये फोर्स कितना एरिया पे लगा? इतने एरिया पे लगा। तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो प्रेशर उत्पन्न करेगा। हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स जितने एरिया पे लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर बोलेंगे। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर यानी दाब बल बटा क्षेत्रफल होगा, बल बटा क्षेत्रफल होगा। हैंड रिटन नोट्स की क्या जरूरत है? ये जो आप पढ़ रहे इसका नोट्स बनाइए ना, फालतू का कंटेंट जमा करते रहेंगे। एक अपने हाथ का नोट्स बनाइए, दूसरे के हैंड रिटन नोट्स लेने की क्या जरूरत है? खुद अपना एक वन लाइनर नोट्स बना लीजिए, ठीक है? तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। आप 8th क्लास से पढ़ते होंगे ये सब डेफिनेशन, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने लिख दिया है यहां पे। ओके। प्रेशर जो होता है वो स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर होता है, अदिश राशि होती है, ठीक है? और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। एसआई मात्रक जरूर याद रख लीजिएगा। कैसे डिनोट करते हैं? पीए से डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। तो एसआई मात्रक होता है इसका पास्कल। क्या होता है? पास्कल। अगर मैं पूछूं कि 1 पास्कल प्रेशर कितने के बराबर होगा? 1 पास्कल प्रेशर कितने के बराबर होगा? 1 पास्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 पास्कल प्रेशर की परिभाषा, 1 पास्कल दाब की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ 1 पास्कल। तो आपने कहा सर प्रेशर जो होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बल बटा क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो हम प्रेशर को 1 पास्कल कब बोलेंगे? जब 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा हो कितने एरिया पे? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे। तो 1 न्यूटन का बल अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लगाया जा रहा हो, जैसे मान लिया हमने 1 न्यूटन का बल लगाया, और वो बल कितने एरिया पे लगा? वो बल लगा मान लिया कितने एरिया पे? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगा। तो हमने कितना बल लगाया, प्रेशर लगाया होगा? 1 पास्कल। तो 1 पास्कल के बारे में सीधा ऐसे लिख लीजिएगा, 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो न्यूटन मीटर माइनस 2 के बराबर होगा, न्यूटन मीटर माइनस 2 के बराबर होगा, ठीक है? तो ये अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर के, न्यूटन मीटर माइनस 2 के, न्यूटन स्क्वायर मीटर के। तो आप क्या बोलिएगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। कोई शक? आई भी पढ़ना है क्या? आंख वाला टॉपिक इसके बाद पढ़ा देंगे फिर, ठीक है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन वो भी पढ़ना है। चलो ठीक है। तो 1 न्यूटन, डेफिनेशन ऑफ 1 पास्कल, यहां पे हमने लिख दिया है कि प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल। प्रेशर को 1 पास्कल कब बोलेंगे? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगता है तो कितना दाब उत्पन्न होता है? 1 पास्कल का। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 पास्कल, 1 पास्कल की परिभाषा है ये। तो 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगेगा तो दाब कितना उत्पन्न होगा? 1 पास्कल, ठीक है? इसको याद रखेंगे। अब देखिए प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो जरा देख लीजिए। प्रेशर आपने बोला कि सर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। क्या? यानी जब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर घटेगा। घटेगा कि नहीं बताओ? जैसे मैंने सेम एरिया लिया, सेम एरिया पर मैं यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और यहां पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो ज्यादा प्रेशर किसमें उत्पन्न होगा? जिसपे हमने ज्यादा फोर्स लगाया। लेकिन ये कब होगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A F कब होगा? जब एरिया कांस्टेंट हो, सेम एरिया पे हम अलग अलग बल लगाएं, तो जिसपे ज्यादा बल लगेगा उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। कब? जब फोर्स समान लग रहा हो, फोर्स को हम कांस्टेंट कर दें। तो अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम क्रिएट होगा, कम एरिया पे लगा रहे हैं तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे मान लिया कि मैंने सेम एरिया लिया, यहां पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इतने एरिया पे, और 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इतने एरिया पे। कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा? सेम फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स इतने एरिया पे लग रहा है, 10 न्यूटन का ही फोर्स इतने एरिया पे लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स सेम है, तो प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
सेम फोर्स ज्यादा एरिया पे लगेगा तो प्रेशर कम, सेम फोर्स कम एरिया पे लगेगा तो प्रेशर ज्यादा। अब इस बात से आप बहुत सारे डेली लाइफ के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं और यहीं से मिलेगा आपको क्वेश्चन और पकड़ना होगा। तो प्रेशर समानुपाती होता है बल का, कब? जब एरिया कांस्टेंट हो, और प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया का, जब फोर्स कांस्टेंट हो। समान बल अगर हम कम एरिया पे लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, और ज्यादा एरिया पे लगाएंगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। जैसे देखिए, पहला एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूं डेली लाइफ का, जहां से आपका क्वेश्चन होगा। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, एक बच्चा है जो स्कूल बैग ले रहा है और उसके स्कूल बैग में 10 केजी का वजन है किताब का। ठीक है, 10 केजी का वजन है किताब का। 10 केजी से ज्यादा ही होता है। बेचारे मासूम से बच्चे देखा होगा दिल्ली में, सुबह सुबह एकदम छोटे छोटे बच्चे, बेचारा आंख मीचते हुए जा रहे हैं स्कूल, इतनी सुबह स्कूल कर देते हैं ये लोग। और उसमें बच्चा नहीं झेलता, उनकी माओं को झेलना पड़ता है। सुबह सुबह उस बच्चे के चक्कर में माओं की भी नींद खराब हो जाती है। अरे भाई, इतनी सुबह स्कूल रखने की क्या जरूरत है छोटे छोटे बच्चों का, और उसके ऊपर इतना बोझ लेकर चलते हैं कि माएं बेचारी जो है वो उसका बस्ता ढोती हुई रहती हैं। तो 10 केजी से तो ज्यादा वजन होता है। तो ये 10 केजी का एक बच्चा बैग ले जा रहा है, और एक दूसरा बच्चा भी है ना, उसके भी बैग में 10 ही केजी बुक है, सेम क्लास में पढ़ रहा है। लेकिन इस बैग का जो स्ट्रैप है वो वाइड है, पट्टी जो है वो चौड़ी है, चौड़ी पट्टी वाला बैग है, और इसका थोड़ा स्टाइलिश है, डोरी जैसा है, होता है ना, एक डोरी वाला बैग रहता है। अब देखो, ज्यादा प्रेशर, दोनों में सेम किताब है, सेम फोर्स लग रहा है किताब का, है ना। 10 केजी का वजन इसके कंधे पे भी आएगा, 10 केजी का वजन, 10 केजी का फोर्स इस पे भी लगेगा। लेकिन किसके कंधे पे कम प्रेशर महसूस होगा? तो आप कहिएगा सर, प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माय डियर फ्रेंड्स एरिया का। सेम 10 न्यूटन का फोर्स ज्यादा एरिया पे लगेगा तो यहां पे प्रेशर कम होगा, लेकिन सेम फोर्स यहां पे देखिए कम एरिया पे लग रहा है, कम एरिया पे लगेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो सेम किताब का वजन है, लेकिन इसके कंधे पे ज्यादा प्रेशर महसूस होगा, इस बच्चे के कंधे पर, नाजुक से कंधे पर दाग आ जाएगा, है ना, धंस जाएगा ऐसे। लेकिन जिस गार्जियन ने अपने बच्चे को ऐसा मोटा स्ट्रैप वाला बैग दिया है, वो आसानी से उसको कैरी करेगा। तो जिस गार्जियन ने ऐसा बैग लेकर दिया होगा वो जरूर साइंस पढ़ रखा होगा, और जिसने अपने बच्चे को ऐसा स्टाइलिश बैग दिया होगा उसने साइंस को ठीक से नहीं पढ़ा होगा, तभी ये ऐसी हरकत करेगा। तो ये पहला एग्जांपल पूछा जाता है कि भाई स्कूल बैग के स्ट्रैप्स वाइड क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वाइड स्ट्रैप होने की वजह से जो फोर्स ज्यादा एरिया पे लगेगा तो प्रेशर कम महसूस होगा, है कि नहीं। उसी तरह से देखो दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देखो, एक कुली है जो बोझ ढो रहा है, एक कुली है जो बोझ ढो रहा है ऐसे, और मान लिया कि ये 50 केजी है इसमें सामान, तो 50 केजी का फोर्स आपको लग रहा है इसके पास ऐसे। लेकिन एक दूसरा कुली है, उसने क्या किया, एक दूसरा कुली है, उसने ये क्या किया कि एक गमछा लिया, गमछा समझते हैं, तौलिया जैसा होता है पतला सा, और इसकी पगड़ी बना ली और इस पे रखा है वजन को। ठीक है, इस पे रखा है वजन को इसने, सेम 50 केजी का इसमें भी है। ठीक है, ये क्या बना ली इसने, पगड़ी बना ली। अरे पगड़ी नहीं समझते क्या, तो ये पगड़ी है। अब देखो यहां पे भी सर पे 50 केजी का फोर्स नीचे लग रहा है, 50 केजी ये भी फोर्स लगाएगा, लेकिन ज्यादा तकलीफ किसको होगी ढोने में? तो यहां पे आप कहेंगे सर कि जो प्रेशर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। सेम फोर्स 50 केजी का फोर्स कम एरिया पे लग रहा है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा महसूस होगा इसे ढोने में। लेकिन यहां पे देखिए प्रेशर क्या होता है, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पगड़ी डालने से क्या होगा, सेम फोर्स ज्यादा एरिया पे लग रहा है, ज्यादा एरिया पे लग रहा है तो प्रेशर कम महसूस होगा, प्रेशर कम महसूस होगा। तो ये सब प्रीवियस ईयर्स के सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये सब पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोई आदमी जो है गड्ढे पर लेटा हुआ है, एक गड्ढे पर लेटा हुआ है एक आदमी। तो जब वो आदमी गद्दे पर लेटा हुआ है, मान लिया इसका वजन है 75 केजी, ठीक है, इस आदमी का वजन है 75 केजी, तो गद्दे पर लेटा अगर हुआ है तो आप देखिएगा कि गद्दे पर जो गड्ढा है वो कम बनेगा, गड्ढा कम बनेगा। लेकिन सेम आदमी है, सेम आदमी है, अगर वो उसी कुशन पर खड़ा हो जाता है, उसी कुशन पर खड़ा हो जाता है, तो देखिएगा कि गड्ढा ज्यादा बनेगा, ये जो डिप्रेशन है वो ज्यादा बनेगा, ये गड्ढा ज्यादा हो जाएगा। क्यों बताइए? ये आदमी लेटा हुआ है तो देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है। सेम फोर्स 75 केजी और 75 केजी वही आदमी है, 75 केजी वही आदमी है ना। यहां पे 75 केजी का फोर्स ज्यादा एरिया पे लग रहा है ना, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम, तो गड्ढा कम होगा। लेकिन सेम आदमी उसी कुशन पर खड़ा हो गया है तो प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया, तो यहां पे सेम फोर्स कम एरिया पे लग रहा है ना, कम एरिया पे लग रहा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, डिप्रेशन ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो आपको इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे, इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। तो प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। उसी तरह से एक सवाल होता है कि देखो प्रीवियस ईयर्स में देखना आप लोग कि ये जो निडल है, निडल शार्प अगर है तो वो आसानी से क्या करती है, प्रिक कर देती है। लेकिन अगर निडल ऐसे भुथरी है, कुंद है,
तो वो क्यों प्रिक नहीं कर पाती, है ना। आप 10 न्यूटन के फोर्स से इसको दबा रहे हैं और 10 न्यूटन के फोर्स से भी इसको आप दबा रहे हैं, दोनों को सेम फोर्स से आप पुश कर रहे हैं। कौन जल्दी प्रिक करेगा, कौन जल्दी छेद कर देगा आपकी बॉडी में, बताइए, ये वाला या ये वाला। तो आपने कहा सर प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहां पर सेम फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स, यहां पे भी 10 न्यूटन का फोर्स, कम एरिया पे, ये शार्प नीडल रहने से ये फोर्स कम एरिया पे लगेगा तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, इजिली प्रिक करेगा। लेकिन यहां पे देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, सेम फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स यहां पर ज्यादा एरिया पे लगेगा तो प्रेशर कम क्रिएट होगा। सो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि तेज छुरी कुंद छुरी की अपेक्षा ज्यादा काटती है, क्यों? क्योंकि अगर छुरी तेज रहेगी तो प्रेशर फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो कम एरिया पे लगेगा, कम एरिया पे लगेगा तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, है ना, और तेज छुरी ज्यादा काटेगी। तो ये सारी चीजें हमने देखो यहां पे लिख रखी हैं। दबाव के आधार पर कुछ दैनिक परीक्षणों की व्याख्या कि भाई स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी क्यों होती हैं, क्योंकि पट्टियां अगर चौड़ी होंगी प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो पट्टियां अगर चौड़ी होंगी तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। शार्प नाइफ क्यों अधिक काटती है, शार्प नाइफ क्यों तेज काटती है? शार्प नाइफ होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, नोट करेंगे। तो ये सारा कुछ एनसीईआरटी में मौजूद है, ये चीजें आपको याद रखनी है बस। अरे आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो याद कर लीजिएगा, उतना ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सुई की नोक तेज क्यों होती है, क्योंकि सुई की नोक अगर तेज है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सुई की नोक तेज होगी तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, इजिली प्रिक करेगा। जब कोई आदमी कुशन पर खड़ा होता है तो उस पर लेटने की तुलना में डिप्रेशन अधिक क्यों होता है ना। तो जब आदमी सोया है, जब आदमी सोया है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है, ज्यादा एरिया पे उसका फोर्स लग रहा है तो प्रेशर कम उत्पन्न होगा। और जब आदमी खड़ा है तो सेम फोर्स लग रहा है ना, लेकिन कम एरिया पे लग रहा है, तो कम एरिया पे लगेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो गड्ढा ज्यादा होगा, गड्ढा ज्यादा होगा, और यहां पे गड्ढा कम होगा, गड्ढा कम होगा, ठीक है, डिप्रेशन कम होगा। आ रही है समझ में बातें या नहीं आ रही है, ये बताओ। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, ठीक है, तो इसको याद कर लेना है आपको। तो ये हमारा हो गया प्रेशर फिनिश। क्या हो गया? प्रेशर फिनिश। जैसे क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड। अब क्वेश्चन की जगह यहां पे सैंड ले लिया है बस, ठीक है, हमने गद्दा लिया था, यहां पे कुछ सैंड ले लिया, बालू पर। बालू पर कोई आदमी लेटा है तो कम गड्ढा होगा, और खड़ा है तो ज्यादा गड्ढा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड। तो सैंड पर कोई आदमी खड़ा है या लेटा है तो प्रेशर के बारे में बताइएगा। लार्जर वाइल स्टैंडिंग, जब वो खड़ा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, वाइल लाइंग जब वो लेटा है तो। पहला ही तो हो गया। ये देखिए, ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है ना, आपके एग्जाम में तो इससे बहुत ही आसान सवाल होगा। जब सीडीएस में ऐसा सवाल पूछा है तो आपके एग्जाम में तो काफी आसान होगा। फिर लिखा है कि दिन के समय और रात के समय ये क्या वाहियात है। खड़े या लेटने दोनों ही अवस्था में समान होगा, दिन में खड़े होने पर अधिक और रात में लेटने के समय कम। ये दिन रात से उसका कोई मतलब नहीं है। तो खड़ा है तो ज्यादा होगा, लेटा है तो कम होगा, ठीक है। तो बालू पर लेटने की तुलना में खड़े होने पर अधिक होगा, है ना। तो अगर कोई आदमी बालू पे खड़ा है तो ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा धसेगा, और अगर लेटा हुआ है तो कम होगा, ठीक है। तो ये जो सही होगा। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे और फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखेंगे, और फिर हमारा ये हो जाएगा खत्म। फिर हम आई देख लेंगे, आई कह रहे हैं आप लोग तो, ठीक है जी, रहने दें यहीं तक।